नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में पीएम सूरज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण पोर्टल के लॉन्चिंग समारोह में हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े नेता शामिल हैं, जिनमें मौजूदा सीएम पेमा खांडू का नाम भी है। बीजेपी ने राज्य की सभी 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सीएम पेमा खांडू को उत्तर पूर्वी राज्य की एसटी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में से बीजेपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड को 7, नेशनल पीपल्स पार्टी को 5, कांग्रेस को 4, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 1 और 2 सीट निर्दलीय के खाते में गए थे। हालांकि बाद में जदयू के सभी 7 विधायक और पीपीए के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बीजेपी ने इस बार 4 महिलाओं को भी टिकट दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 मेट्रो कॉरिडोर्स को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज 2 नए मेट्रो कॉरिडोर्स को मंजूरी दी गई है, जिस पर 8,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लाजपत नगर के साकेत जी ब्लॉक तक करीब 8.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन होगी। इसमें 8 स्टेशन होंगे। दूसरी इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक है। ये करीब 12.4 किलोमीटर की मेट्रो लाइन होगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 2 नए कॉरिडोर्स को अनुमति मिली है, जिनके ऊपर 8400 करोड़ रुपया व्यय होगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए 8.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है। ये इसके 8 स्टेशन होंगे। ये सारी एलिवेटेड मेट्रो लाइन रहेगी। और दूसरी है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक। ये भी 12.377 लगभग 12.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगी। इसमें अंडरग्राउंड जो है वो लगभग 11.4 और एलिवेटेड 1 किलोमीटर के लगभग बनेगी। इसके कुल मिलाकर 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। 945 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क आज देश में है और 919 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आज काम चल रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 2 नए कॉरिडोर्स को अनुमति मिली है, जिनके ऊपर 8400 करोड़ रुपया व्यय होगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए 8.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है। ये इसके 8 स्टेशन होंगे। ये सारी एलिवेटेड मेट्रो लाइन रहेगी। और दूसरी है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक। ये भी 12.377 लगभग 12.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगी। इसमें अंडरग्राउंड जो है वो लगभग 11.4 और एलिवेटेड 1 किलोमीटर के लगभग बनेगी। इसके कुल मिलाकर 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। सो कुल मिलाकर 20.7 किलोमीटर की ये सड़कें, 20.7 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, जिसके ऊपर 8,400 करोड़ रुपया खर्च होगा, इसकी मंजूरी दी गई है। इससे पहले भी 2019 में 3 कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्पेशल सीजीएम स्नेहा ने 23 किलो सोना बरामद के मामले में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को राहत दे दी है। सजा से बचने के लिए पीयूष जैन ने सोने पर अपना दावा छोड़ दिया था। 56.86 लाख रुपए समनीय शुल्क भी जमा किया था। डीजीजीआई ने अहमदाबाद की टीम ने गुजरात में पान मसाला लदा ट्रक पकड़ा था। इसमें
कर चोरी उजागर हुआ था। इसके बाद टीम ने पान मसाला कारोबार और ट्रांसपोर्ट से यहां छानबीन की थी, जिसके बाद कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुरी और कन्नौज स्थित घर पर कारोबारी स्थलों में 21 दिसंबर 2021 को छापेमारी हुई थी। इसमें 196 करोड़ रुपए की नकदी और 23 किलो सोना पकड़ा गया था। पीयूष जैन को 27 दिसंबर 2021 को जेल भेजा गया था। 8 महीने बाद उसे जमानत मिली थी। सोना बरामद में पीयूष जैन पर कस्टमर एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल किया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बता दें, इस्तीफा देने से पहले मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा सीट से विधायक थे। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने कहा, जो भी मेरे नई जिम्मेदारी तय की जाएगी और वो भी मैं सुचारू रूप से पूरा करूंगा। दायित्व के नाते जो मेरा काम था विधायक के नाते, वो मैंने वहां किया। ठीक है, पूरे हरियाणा का एक समान विकास होने के नाते ही किया। कभी मैंने अलग से तरजीह बहुत नहीं दी है, मैंने पहले घोषणा भी की थी। अब आगे भी, आज तो मैं इस समय मुख्यमंत्री नहीं हूं, वहां का विधायक जरूर हूं, लेकिन चूंकि काम को और सुचारू ढंग से बढ़ाना है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी ये तो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब चुनाव नहीं लड़े हैं तो इनको भी किसी प्रदेश की किसी जगह की सेवा करने का मौका मिले, तो मैं इस सदन के सामने मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्यागपत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ये उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विधायक पद से इस्तीफे पर हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्व सीएम ने अपना सारा जीवन पार्टी के लिए काम किया और वो एक विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कि आज जो भी निर्णय लिया गया है वो पार्टी की विचारधारा के अनुरूप है। मनोहर लाल जी ने सारे जीवन भर संगठन का काम किया और अब भी निश्चित तौर से संगठन ने जो भी निर्णय लिया होगा उसके अनुसार उन्होंने निर्णय लिया। कंवरपाल जी, एक और चीज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह करके गए हैं कि मिली भगत स्पीकर और बीजेपी की, ये इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि फ्लो टेस्ट कैसे होगा और इस तरह से तो कॉन्स्टिट्यूशन की वॉक नहीं है। देखिए, उन्होंने स्वयं ही तो मान लिया कि आपके पास तो बहुमत है। स्वयं उन्होंने अपने आप भी कही ये बात कि आपके पास बहुमत है, तो बहुमत ही सिद्ध करना था वहाँ। जेजेपी से विप जब यहाँ एब्सेंट रहने के लिए, जेजेपी का विप के बारे में तो जेजेपी बताएगी ना जी, आप उनसे पूछो। हमारे पास तो उनके बिना, हमारे पास जेजेपी के बिना ही 48 मेंबर थे और 49वां मेंबर ऐसा था जिसने उसके बावजूद भी कहा कि हम साथ हैं आपके, तो 48 की बजाय 49 हो गए हमारे पास तो वैसे ही। नहीं, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने श्रीमान मनोहर लाल जी ने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरे जीवन संगठन का काम किया और उसके वो विशेषज्ञ हैं और हम जैसे लोग भी जो हैं उन्हीं के गढ़े लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि आज भी जो निर्णय लिया तो निश्चित तौर से संगठन की जो सोच होगी, जो विचार होगा, उसके साथ बातचीत करके उन्हें जो निर्णय लिया वो निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जोधपुर दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को दोहराया, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बता दें, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। चौथी बार भी बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ राजस्थान में कर पाएगी। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। सर, विधायकों को उतारा जा रहा है, सांसद कांग्रेस को मिल नहीं रहे हैं, वो उनका इंटरनल मामला है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का जो कालखंड है उसमें इतने ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को ही मिलने वाला है। वहीं हरियाणा के हिसार में नव संकल्प रैली में प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की भलाई के लिए हमने कड़ी मेहनत की। लोग तय करेंगे कि किसे सत्ता में रखना चाहते हैं और किसे नहीं। अगर अजय चौटाला भीड़ में से कोई भी नाम चुनकर उसे लड़ने के लिए कहेंगे तो मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि कोई भी एक कदम पीछे हटेगा।
एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हो। अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। साथियों, हमने तो क्या बोला था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये तो जग जाहिर है। भिवाड़ी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए 2 सीटों पर करी। और आज भी मैं तो डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि 1 भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को, जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले। मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हटने का काम करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। CAA लागू करने पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी दूसरे देशों से गरीब लोगों को भारत क्यों लाना चाहती है? क्या बीजेपी इन 2-3 करोड़ लोगों को अपना वोट बैंक की राजनीति के लिए ला रही है ताकि वे अपने वोटों के आधार पर आगामी चुनाव जीत सके, क्योंकि कोई अन्य कारण तर्कसंगत नहीं लगता। आप पूरे दुनिया की इतिहास और राजनीति में देख लीजिए, कोई ऐसा देश नहीं है जो बाकी देशों के गरीब लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। पूरी दुनिया में तकरीबन अमीर से अमीर देश हो, वो कोशिश करते हैं कि किसी और देश से गरीब लोग उनके देश में ना आए, क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनको घर देने की जिम्मेदारी हो जाती है, उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी हो जाती है। तो भारत को ऐसी क्या आन पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या आन पड़ी है, मोदी सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो बाकी देशों से गरीबों को भारत में लेके आ रहे हैं? क्या वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये 1.5-2 करोड़ लोग उनका वोट बैंक बन जाएं, कि आने वाले चुनावों में इसी वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव जीतें? क्योंकि और कोई लॉजिक तो। CAA लागू करने पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि CAA के कार्यान्वयन पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के बयान को सुनकर मुझे दुख हुआ है। कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? वो महिलाओं की दुर्दशा और पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उसकी कल्पना करने में विफल रहे। CAA प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का कानून है, किसी को नागरिकता छीनने का नहीं। राजनीति को दूषित किया है। मेरे मन को आज इतनी पीड़ा हुई जब मैंने सुबह उनका बयान सुना कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में अगर किसी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन इनकी बच्चियों को जबरन उठा के उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता है। 14-14 साल की बच्चियों के साथ उनको मजबूर किया जाता है निकाह करने के लिए, उनको मजबूर किया जाता है सोने के लिए। कितनी पीड़ा से गुजरती होंगी वो बच्चियां, उनकी मां, उनके परिवार।
क्या उसकी कल्पना वो व्यक्ति नहीं कर पाया जिसकी अपनी बेटियां हैं? किसी मां से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। और देश की राजधानी से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि क्यों उनको लाया जा रहा है। अरे जब विभाजन हुआ था तब ये तय हुआ था कि धर्म के आधार पर विभाजन है, लेकिन जो कुछ लोग वहां रह गए तो नेहरू जी ने कहा था कि उनको वहां संरक्षण मिलेगा। कांग्रेस ने 70 साल में कोई संरक्षण नहीं दिलाया। वो वहां पे मरते रहे सिख परिवार की बच्चियों को बीच में से उठा के ले गए और निकाह करने पे मजबूर कर दिया। वहीं CAA लागू किए जाने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या उन हिंदुओं को आप पाकिस्तानी कहते हैं? उन शरणार्थियों को भारत में स्थान नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? अफगानिस्तान से जो सिख आए उन्हें भारत में स्थान नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? ओवैसी साहब का दर्द अलग है, ममता बनर्जी और केजरीवाल का दर्द एक है। वोट के लालच में ये लोग देश की एकता और भारतवंशियों को भी भूल गए हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वहां कोई भारतवंशी अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। देखिए, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे केजरीवाल हों, चाहे ओवैसी हों, सबके पेट में दर्द हो रहा है। सबकी दवा अलग अलग है, रोग भी अलग अलग है। जो लोग केजरीवाल कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दी जा रही है, पाकिस्तान के नहीं हैं, ये भारतवंशी हैं। शायद आप वोट के लालच में इन भारतवंशियों के दुर्दशा को आप नहीं समझ रहे हैं। हमें याद है कि पाकिस्तान से आए थे 4-5 साल पहले कुछ तीर्थ के नाम पे वीजा लेकर के, और उनका वीजा का समय खत्म हो गया था। पत्रकारों ने पूछा, मीडिया ने दिखाया है कि आपका आज खत्म होगा, आप जेल चले जाएंगे। उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं जाऊंगा, ये बता देता हूं। वो फटे हुए टेंट में था, अपनी बेटी को निकाला। अब बेटी को निकालने के बाद कहा ये मेरी बेटी है, मैं इसे स्कूल नहीं भेजता। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।